मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और ये सभी प्रश्न ना सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए ही है। तो हम लोग जो है वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बॉक्साइट के भंडार नहीं है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस जिले में लोहे के भंडार नहीं है, चूना पत्थर का भंडार नहीं है, या फिर किसी जनजाति का नाम दे देगा कि जो गोंड जनजाति कहाँ निवास नहीं करती है, इस तरह से। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिएगा, जो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है और हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज भी है, तो ये आपको सरगुजा क्षेत्र में मिल जाएगा। उसके बाद कांकेर में भी इसके कुछ भंडार देखने को मिले हैं, कबीरधाम में भी देखने को मिला है। लेकिन जो राजनांदगांव है, यहाँ से जो है अभी तक ये जो बॉक्साइट के भंडार हैं ये देखने को नहीं मिला है। हाँ, राजनांदगांव में ना लोहे के भंडार जरूर देखने को मिले हैं राजनांदगांव से, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वैसे जो बॉक्साइट है ये दक्कन ट्रैप जहाँ होता है वहाँ पाया जाता है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव जिले का बोरिया टिब्बू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, ये जो बोरिया टिब्बू है ना, जो राजनांदगांव जिले में है, आप लोग पहले तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मुझे, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो ये लोहे के लिए काफी प्रसिद्ध है बोरिया टिब्बू, ध्यान रखना, लोहा के लिए। कोयला यहाँ नहीं मिलता है, बॉक्साइट भी नहीं मिलता है, चूना पत्थर भी अभी तक जो है राजनांदगांव से प्राप्त नहीं हुआ है। तो बोरिया टिब्बू जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये सीजीपीएससी जो लास्ट एग्जाम हुआ था ना 14 फरवरी 2021 को, तो वहां से मैंने इसको लिया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो देखिएगा, ये जो हल षष्ठी है ना, ये अच्छी फसल के लिए तो भाई अपना वो मनाते हैं ना, क्या कहते हैं, जो हरियाली है वो अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, हरेली। पति की दीर्घायु के लिए हमारे यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जिसको तीजा हरितालिका, ये पति की दीर्घायु के लिए। और ये जो हल षष्ठी है ये पुत्रों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है, पुत्र की दीर्घायु के लिए। पुत्र जो है अधिक आयु तक जिए, इसलिए माताएं जो है हल षष्ठी का पर्व मनाती है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी नामक पर्व मनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र देवे तो क्या होगा। तो पंचायत से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं जो है बीच बीच में एक दो क्वेश्चन डालता जाऊंगा। और अधिकतर क्वेश्चन ना पिछले वाले प्रश्न पत्रों से मैं लेता हूं, तो वहां जो मिल जाता है मैं उसी को ले लेता हूं और कुछ अपने से बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा, अगर यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा। पहले तो आप लोग इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है, उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, किसी पंच को सरपंच बना दिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बना दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। नहीं, ये तीनों ही कथन जो है गलत है। स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। देखो, जो पंच है ना, उन्हीं में से एक व्यक्ति को पंचों की सर्वसम्मति से स्थानापन्न सरपंच बनाया जाएगा, जब तक कि नए सरपंच का चुनाव न हो जाए। तो ये पंच ही बनेगा, लेकिन वो स्थानापन्न सरपंच के रूप में उसका चुनाव होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, घनश्याम गुप्त का संबंध किस एक के साथ था। तो ये सीजीपीएससी में पूछा गया था किसी पुराने पेपर में। तो आपको बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घनश्याम सिंह गुप्त जो कि दुर्ग जिले से आते थे, ये किस संस्था से, किस संगठन से इनका संबंध था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करिएगा। देखिएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने, सत्य शोधक समाज इसको किसने शुरू किया था, तो ज्योतिबा फुल्ले जी ने इसको शुरू किया था। और ईसाई मिशनरी तो बहुत सारे आते थे हमारे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये जो है घनश्याम गुप्त, ये आपके इससे जुड़े हुए थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे।
तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश का संस्थापक था। ये क्वेश्चन तो भाई कितने ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका नीचे आंसर दीजिएगा। तो कलिंगराज ये जो है कलचुरी वंश का प्रथम शासक था। कलिंगराज, उसके बाद आया कमलराज, उसके बाद आया रत्नदेव प्रथम। अच्छा, कलिंगराज और कमलराज इन दोनों के संबंध में ये पूछा जाता है कि इन्होंने ना तुमाड़ से शासन किया। उसके बाद जो तीसरा शासक हुआ रत्नदेव प्रथम, उसने जो है राजधानी को तुमाड़ से रतनपुर स्थापित किया। तो रतनपुर को किसने राजधानी बनाया? तो रत्नदेव प्रथम ने। तो कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक कलिंगराज था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो चित्रोत्पला ये किस नदी का प्राचीन नाम है? प्राचीन समय में किस नदी को चित्रोत्पला बोला जाता था? जो इंद्रावती है ना, इसको मंदाकिनी नाम मिलता है इंद्रावती नदी का। वहीं जो हसदेव है, इसको हसदो नदी इस तरह से बोला जाता है। महानदी, इसी के लिए चित्रोत्पला नाम का प्रयोग किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? महानदी। लीलागर नदी, इसको ना निडिला बोला जाता था, ये भी काफी बार पूछा गया है लीलागर। तो चित्रोत्पला महानदी को बोला जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1916 में किस स्थान पर होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो जल्दी से नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो देखिएगा, होम रूल लीग इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो जो एनी बेसेंट थी ना, उनका जो कार्यक्षेत्र था वो दक्षिण भारत था, और उसके बाद जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, छत्तीसगढ़, ये सब वाला जो एरिया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी के कार्यक्षेत्र के रूप में आता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ना जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्हीं से संबंधित जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना होती है। और क्या कहते हैं, रायपुर में इसका सम्मेलन हुआ था 1916 में। तो इसका आंसर क्या होगा? रायपुर। रायपुर में जो है यह सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से अभी जो सीजीपीएससी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने उठाया है। तो कब से चल रहा है यहाँ पर बिलासपुर में राउत नाचा? तो 1978 से ये जो कार्यक्रम वहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में 1978 से हर वर्ष होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो ये भी काफी सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान बोल रहा है ना, तो जो छत्तीसगढ़ का बीच वाला भाग है जहां पर महानदी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है, तो इसका जो ढाल है ये पूर्व की तरफ है। आप लोग देखिएगा कि जो महानदी है वो जो है पूर्व की ओर, पहले तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बाद में फिर वो जांजगीर चांपा में प्रवेश करके फिर वो जो है पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो ढाल है, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल है, मतलब थोड़ा उतार वाला हिस्सा, वो किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। फिर महानदी जो है उड़ीसा में चली जाती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में। तो किस तरफ है छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल? तो पूर्व की तरफ है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपको लगता है कि मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।